एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड -39 RI फैनमेड का एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे जो अपना फेंग्युआन था वो हेवन से कुछ डिमांड कर रहा था। अब हुआ कुछ यूँ था स्टोरी में कि भाई हेवन को ऐसा लगा कि फेंग्युआन अर्थ की साइड है। हालांकि फेंग्युआन अर्थ की साइड तो था, लेकिन इतना भी नहीं जितना वो है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स हमेशा बेनिफिट की साइड होता है। तो हेवन ने बोला कि नेचुरली फेंग्युआन को अपनी साइड लाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको सबसे ज़्यादा ऑफर करूँ, जो अर्थ दे रही है उससे भी बढ़िया ऑफर करूँ। तो हेवन ने सीधा चिल्लाते हुए कह दिया, जो दाव तुम मांगोगे वो दाव मैं तुम्हें दे दूंगा, बदले में तुम मेरी साइड आ जाओ। अब फेंग्युआन ने सीधा चिल्लाते हुए एक ही लाइन कही थी लास्ट में, वो मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। फेंग्युआन ने चिल्लाते हुए बोला कि मुझे चाहिए हेवनली दाव। और भाई हेवन गुस्से में चिल्ला उठा। वो बोला, तुम बदतमीज बास्टर्ड। उसे लगा फेंग्युआन उसका मजाक उड़ा रहा है, जबकि अर्थ भी सीरियस हो गई। हेवनली दाव सिर्फ 3,000 दाव में से एक नहीं था, बल्कि 3,000 दाव का टोटल कॉम्बिनेशन माना जाता था। अर्थ भी फेंग्युआन के इस डिज़ायर से डर गई। अगर हेवन के बाद फेंग्युआन हेवनली दाव भी ले लेता तो वो वर्ल्ड का सब कुछ खत्म हो सकता था। अर्थ ने सोचा, मुझे लगा दाव एम्पर बनने से मिलने वाली इमॉर्टलिटी से ये सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन इसके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मुझे प्रीमोडल से बात करनी है। दूसरी तरफ फेंग्युआन हंस पड़ा। फेंग्युआन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? हेवन ने अपनी कोल्ड फ्लेम से उसकी आंखों में फेंग्युआन को एकदम घूरा, लेकिन फेंग्युआन ने इग्नोर कर दिया। फेंग्युआन स्टार कंस्टलेशन की तरफ मुड़ा। फेंग्युआन कहता है, प्रीमोडियल डोमेन अभी के अभी चाहिए। स्टार कंस्टलेशन ने बोला, हाँ, और मैं क्यों? लेकिन जो बोल पाती ना क्यों, उसकी बात बीच में ही रुक गई। फेंग्युआन ने अचानक ऐसी ऑरा निकाली जो रैंक नैन की उसकी इमेजिनेशन से भी बहुत बियॉन्ड थी। स्टार कंस्टलेशन शॉक हो गई। उसे समझ आ गया कि फेंग्युआन ने फायर गो और अर्थ गो को छोड़कर बाकी सारे रैंक नैन एलिमेंटल गूज यहाँ पे हासिल कर लिए हैं। यानी बाकी जो भी एलिमेंटल गू होते हैं, जैसे वाटर गू, फायर को छोड़ दो और अर्थ को छोड़ दो, वाटर गू हो गया, शायद वो डार्क वाला भी हो गया, लाइट गू भी हो गया, ये सब हासिल कर लिए हैं। स्टार कंस्टेलेशन ने सोचा, अगर फेंग्युआन रैंक 9 फायर गू भी ले लेता है तो उसका दाव ऑफ एलिमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसे फेंग्युआन का और स्ट्रांग होना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन रियलिटी ये थी कि फेंग्युआन शैडो पॉन्ड में एक जाइंट फिश बन चुका था। बाकी वेंडेबल उसे रोकने में कैपेबल नहीं थे। फेंग्युआन सबसे आगे निकल चुका था, लेकिन स्टार कंस्टेलेशन के पास एक प्लान था। अगर फेंग्युआन फायर को रिफाइन कर लेता तो उसका दाव ऑफ एलिमेंट कंप्लीट हो जाता और उसे अर्थ गू के बिना ही असेंड करना पड़ता। अर्थ गू की जगह अर्थपात के दूसरे गू यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये फेंग्युआन की वीकनेस बन जाती। 5 एलिमेंट एक दूसरे से हाईली कनेक्टेड होते हैं, इसलिए एक एक भी वीक लिंक डेंजरस बन सकता है। स्टार कंसलेशन ने एक लंबी सांस ली और कहा, उसके एक्सेशन के बाद हमें लॉर्ड प्रीमोडल और रेकलेस सेवेज पर डिपेंड करना पड़ेगा। फेड के डिस्ट्रॉय होने पर हर वेनेबल को बेनिफिट मिलना था, और फेंग्युआन उसे डिस्ट्रॉय करने की सबसे बड़ी होप था। सबको ये पता था कि कुछ वेनेबल को होप थी कि फेड डिस्ट्रॉय होने के बाद फेंग्युआन खुद ही वीक पड़ जाएगा, लेकिन फेड के डिस्ट्रॉय होने से काउंटलेस पॉसिबिलिटीज ओपन हो गई। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि फेंग्युआन फ्यूचर में क्या करेगा, इसलिए जो लोग उसके अगेंस्ट थे उन्होंने मैक्सिमम काउंटर मेजरमेंट प्रिपेयर कर लिए। और जो लोग फेंग्युआन के कुछ लेना चाहते थे, मतलब पेंगुइन से कुछ लेना चाहते थे, उन्होंने उसे सपोर्ट और लाइफलाइन दी। रेकलेस सेवेज थीविंग हेवन और पैराडाइज अर्थ ने फेंग्युआन की हेल्प की, लेकिन रेकलेस सेवेज ने ये अपने सेल्फिश रीजन से किया था। थीविंग हेवन और पैराडाइज अर्थ फेंग्युआन की हेल्प क्यों नहीं कर रहे, ये अभी अनक्लियर था। आखिर स्टार कंस्टेलेशन ने प्रीमोडल डोमेन को ट्रेजर वाले हेवन के थ्रू फेंग्युआन को दे दिया। इससे बैटलफील्ड में काफ़ी कॉम्बिनेशन मच गया, स्पेशली जैंटसन एकदम भड़क गया। जैंटसन कहता है, स्टार कंस्टेलेशन हमारी डील नहीं हुई थी क्या? स्टार कंस्टेलेशन ने पहले ही अपने 5 फिंगर ईयर्स में डाल लिए थे। द ऑफ डेविनेशन की वजह से उसे पहले से पता था कि ये सीन होने वाला है। स्टार कंस्टेलेशन यहाँ पे कहती है, 5 सेकंड के लिए ब्रेन यूज़ कर सकते हो क्या? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं भी बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ? अगर मैंने अपनी डील तोड़ दी तो मेरा दाव मुझे पनिश करता। क्या तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है या नहीं? जैंटसन कुछ देर सोचा। जैंटसन कहता है, ये तो बात सही है। स्टार कंस्टेलेशन ने आइस को रोल करा। स्टार कहती है, ऑब्वियसली मैं तुम्हारा पोर्शन फेंग्युआन को नहीं दिया है, यानी तुम्हारा हिस्सा भी है। उसने प्रीमोडल डोमेन का एक छोटा सा पीस निकाला। स्टार कहती है, ये लो। जैंटसन ने पीस को कैच कर लिया। जैंटसन कहता है, हमारी डील कंप्लीट होती है। उन दोनों को बाइंड करने वाली इनविजिबल चेन टूट गई और दोनों को लगा जैसे शोल्डर्स पे बड़ा सा बर्डन हट गया हो। जैंटसन कहता है, बस इतना ही? तुम क्या स्कीम कर रही हो? स्टार कंस्टेलेशन ने जवाब नहीं दिया, बस फेंग्युआन की तरफ पॉइंट करा। स्टार कहती है, बस बैठो और एंजॉय करो। प्रीमोडल डोमेन मिलते ही फेंग्युआन के लिप्स पर सिनिस्टर स्माइल आ गई। फेंग्युआन कहता है, प्लेजर डूइंग बिजनेस। स्टार कंस्टेलेशन की स्पाइन में कोल्ड चिल सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे अभी डेविल के साथ उसने डील करी हो। फेंग्युआन अपने बॉडी के जॉइंट्स क्रैक करने लगा और फेंग्युआन कहता है, यू नो, और तभी क्रैक क्रैक आवाज़ आई। फिर फेंग्युआन बोला, मुझे अपना कॉम्बैट सिस्टम डेवलप करने का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिला। उसने फिंगर का लास्ट जॉइंट भी क्रैक करा और फेंग्युआन फाइनली बोला, ट्राई यूर बेस्ट ताओ किलर मूव, हार्बिंगर ऑफ एलिमेंट। ग्राउंड वॉलेंटली शेक होने लगा।
स्टोन्स अर्थ से उठने लगे, लेक और रिवर हवा में पूल होने लगे, बैटलफील्ड में स्ट्रांग वाइंड चलने लगी और ग्राउंड पर लावा बाहर आने लगा। ये सब फेंगयुआन की तरफ से अट्रैक्ट होकर उसके अराउंड गैदर होने लगा। सभी वेंडेबल, यहाँ तक कि हेवन और अर्थ भी कंप्लीटली शॉक थे। फेंगयुआन के अराउंड एलिमेंट का एक ह्यूज स्पेयर बन गया। अर्थ, मेटल, फायर, वाटर के मैसिव कॉम्बिनेशन वाइंड से हेल्ड टुगेदर थे और लाइट और डार्कनेस उसके अराउंड पल्स कर रहे थे। स्पेयर पहले बिलियन सोल जितना बड़ा था, लेकिन रैपिडली श्रिंक होने लगा। फिर बूम आवाज आई, स्पीयर एक्सप्लोड हो गया। उसके अंदर फेंगयुआन एक कंप्लीटली अदरवर्ल्डली फॉर्म में बाहर निकला। उसका पूरा बॉडी मेटालिक शाइन से कवर्ड था। बॉडी का हर पार्ट डिफरेंट कलर रेडिएट कर रहा था, फिर वापस शाइनिंग मेटल कलर में वापस आ रहा था। उसका बॉडी फ्यूचरिस्टिक एक्शन हीरो जैसा लग रहा था, शार्प एजेस और रिवेट्स के साथ। उसकी चेस्ट के अंदर एक ज्वेल लाइक कोर था जिसमें 7 डिफरेंट कलर लाइट और एक दूसरे के अराउंड स्पाइरल कर रही थी। ये क्या आयरन मैन जैसा बन गया है और उसका पूर वहाँ पे आ चुका है? क्या पता। हेवन डेथ फॉर्म में होने के बावजूद नर्वस हो गया। हेवन कहता व्हाट इज़ डैट। फेंगयुआन की वॉइस डीप मैकेनिकल बैरिटोन जैसी थी। फेंगयुआन कहता है सयाकू नो अकुमा। ट्रांसलेशन यूर वर्स्ट, मतलब यूर वर्स्ट नाइटमेयर, यानी तुम्हारा सबसे बुरा सपना। ये थीविंग हेवन की रिसर्च और फेंगयुआन के यूनिक बॉडी के कंबाइन करके बनाया गया एक अल्टीमेट कॉम्बैट सिस्टम था। इसका बेस गो वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपीरियंस कॉम्बेटेंट रैकलेस सवच पर था। फेंगयुआन कहता है मेरी प्रॉब्लम किलर मूव की कमी नहीं बल्कि उसकी अबेंडेंस है। मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स किलर मूव हैं, बेस्ट ऑफ वन चूज़ करना इंपॉसिबल है। लेकिन थीविंग हेवन की एआई सीरीज़ और बैटल सूट सीरीज़ की हेल्प से मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी किलर मूव इंस्टेंटली चूज़ कर सकता हूँ। फेंगयुआन की यूनिक पोजीशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वो ऑलमोस्ट कोई भी किलर मूव यूज़ कर सकता था, इसलिए सिर्फ दाव ऑफ एलिमेंट या कुछ सिलेक्टेड किलर मूव तक अपना आर्सेनल लिमिट करना स्टूपिड होता। लेकिन फेंगयुआ ने थीविंग हेवन की इनहेरिटेंस को सिर्फ कॉपी नहीं किया था, उसने उसे इम्प्रूव भी किया था। हेवन ने अपने दांतों को दबाया। हेवन कहता सो व्हाट, थीविंग हेवन के डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के बाद भी तुम मॉर्टल ही तो हो और हर मॉर्टल को मारना पड़ता है। सॉरी, हर मॉर्टल को मरना पड़ता है, यानी मरता तो वो है ही। हेवन ने तुरंत ही अपना स्ट्रॉन्गेस्ट किलर मूव एक्टिवेट करा, दाओ किलर मूव ऑल लिविंग बींग्स डाई, ऑल लिविंग थिंग्स डाई। डेथ दाओ मार्क से भरा एक ब्लैक रे फेंगयुआन की तरफ शूट हुआ। रे बहुत फास्ट नहीं था, लेकिन जितना कोई इसे डॉज करने की कोशिश करता उतना ही वो उसके पास आता। इस मूव का एसेंस सिंपल था, डेथ अनअवॉइडेबल है, डेथ से भागने की कोशिश करोगे तो डेथ और पास आ जाएगी। हेवन कहता है फेंगयुआन भी इस मूव को अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन हेवन को फेंगयुआन के मूव को लेकर एक अजीब बैड फीलिंग आ रही थी। हेवन ने सोचा स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज। मुझे थीविंग हेवन का मूव समझ आता है, लेकिन फेंगयुआन का एक भी पार्ट मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। यह अनीसी फीलिंग और स्ट्रांग हो गई। ब्लैक बीम ने फेंगयुआन को कंप्लीटली कवर कर लिया। सब लोग शॉक्ड होकर देख रहे थे, लेकिन उनका शॉक फेंगयुआन को लेकर नहीं था। हेवन कहता है सबके एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हैं, क्या हो रहा है। उसकी बात कंप्लीट होने से पहले बूम आवाज आई। फेंगयुआन का राइट हुक सीधा हेवन की चीक पर लगा। हुक का किलर मूव इंटरप्ट हो गया और वो माइल्स दूर जाकर गिरा। फेंगयुआन कहता है हाँ हाँ हाँ, तुम्हें सच में लगा कि मुझ पर काम करेगा। हेवन डेब्रिस हटाकर खड़ा होने की वाला था, तभी बूम आवाज आई। वो दोबारा ग्राउंड पर स्मैश हो गया। यहाँ पे फेंगयुआन रिकॉर्ड स्पीड से उसके पास पहुंचा और फुल स्पीड से एकदम फुल बॉडी मास का यूज़ करते हुए उस पर क्रैश कर गया। हेवन ने बोला हैवी, बहुत हैवी है। डेथ फॉर्म में हेवन को पेन फील नहीं हो रहा था, लेकिन फेंगयुआन के इनॉर्मस फोर्स क्लियरली फील हो रही थी। हेवन कहता हाउ, तुम कंप्लीटली अनहार्म्ड कैसे हो। फेंगयुआन हंसा और कहा मुझे सूट पहले से, सॉरी मैंने सूट पहने हुए, मतलब पहने हुए नहीं हूँ, मैं ही सूट हूँ। ओके ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई सूट मैंने अपने ऊपर डाल रखा है, असल में मैं ही एक सूट बन चुका हूँ। उसकी राइट हैंड डल ग्रे कलर में ग्लो करने लग गई। हेवन ने तुरंत ही ऑरा को रिकॉग्नाइज करा। हेवन कहता है एक मिनट, ये तो थेफ्ट पाथ है। हेवन को समझ आ गया। हेवन कहता है तुम मेरे फायर को चुराना चाहते हो। फेंग युआन ने यहाँ पे एक खतरनाक स्माइल दी। हेवन यहाँ पे इंस्टेंटली पैनिक में आ गया। हेवन कहता है फायर के बिना मैं डेथ फॉर्म में वापस नहीं आ सकता, मैं यूजलेस स्केलेटन बनकर रह जाऊंगा। डेथ फॉर्म ही हेवन को दाव ऑफ डेथ यूज़ करने देता था, क्योंकि लिविंग बींग्स डेथ की पावर यूज़ नहीं कर सकता था। लेकिन स्केलेटन बन जाना इमॉर्टल ज़ॉम्बी जैसा ही था, वो इमॉर्टल एसेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। हेवन कहता है बिलियन सोल अभी मेरे पास आओ। बिलियन सोल इंस्टेंटली हेवन की तरफ मूव हुआ और फेंगयुआन पर काउंटलेस आर्म से अटैक करने लगा। फेंगयुआन कहता है कंसर्न करने से ज़्यादा अनोइंग हो तुम तो। फेंगयुआन का लेफ्ट हैंड एरी ग्रेइश ब्लू कलर में चेंज हो गया। फेंगयुआन कहता है पैथेटिक बीस्ट बी गॉन। हेवन शॉक्ड हुआ। हेवन कहता है इसमें सच में अपने सारे किलर मूव को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इमॉर्टल किलर मूव सोल ऑब्लिटरेशन। फेंगयुआन के लेफ्ट हैंड से एक डिवास्टेटिंग पेल ब्लू बीम निकली और बिलियन सोल की बॉडी को स्ट्रेट पियर से एकदम छेड़ डाला। बिलियन सोल पेन में एकदम चिल्लाने लगा। स्क्योस की बीम उसके लिए पेनफुल थी, लेकिन बिलियन सोल के ह्यूज साइज के कंपैरिजन में डैमेज ज़्यादा नहीं था। लेकिन सोल पाथ को काउंटर करने का बेस्ट वे सोल पाथ ही था।
हेवन कहता है शिट, लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं। हेवन ने फिंगर को स्नैप करा, बिलियन सोल की स्क्रीमिंग तुरंत ही यहाँ पे बंद हो गई, उसका बॉडी यहाँ पे छोटा होने लगा। फेंगयुआन कहता है अच्छा, फेंगयुआन चेंज को नोटिस करता ही हंसा। फेंगयुआन कहता है तो ये तुम्हारा फाइनल गैम्बिट है, तुम सीरियसली इस पर डिपेंड करना चाहते हो? यहाँ पे हेवन ने हेल्पलेस स्माइल दी। हेवन कहता है मेरे पास और कोई चॉइस ही क्या है। बिलियन सोल कंडेंस होने लगा और उसका बॉडी ह्यूमनॉइड शेप में आ गया, लेकिन उसकी शैटर्ड आइज अभी भी बॉडी पर मौजूद थी, सब क्लोज थी। जैसे ही ह्यूमनाइड फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हुआ, सारी आइज एक साथ ओपन हो गई, हर डायरेक्शन में सोल बीस्ट की फ्लेम फायर होने लग गई। हर बीम रैंक एड कलर मूव के इक्वल थे, लेकिन वेनेबल को शॉक रेसिड्यूशल बीम में नहीं था, यानी ये जो बीम थी उससे शॉक नहीं लगा। उन्हें एक नई सैवेज और ब्लड थर्स्टी ऑरा फील हुई। ये ऑरा सभी पहचानते थे, एक ऐसी ऑरा जो गो वर्ल्ड के सबसे रूथलेस किलर की थी। एक पूरे एरिया का मतलब पूरे एरिया क्या बोलो, पूरे एरा का नाइटमेयर था, काउंटलेस हेट्रेड का सोर्स था। एक आवाज़ बैटलफील्ड में गूंज उठी, आई एम बैक, आई ऑलवेज कम बैक। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वेनेबल वापस आ चुका था। अब यहाँ पे आगे देखते हैं भाई, स्पेक्ट्रल सोल तो सीधा वापस आ चुका है। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वेनेबल वापस आ चुका था। स्पेक्ट्रल सोल कहता है हेवन, मेरा बॉडी मुझे वापस दे। बाकी वेनेबल को समझ आ गया था कि उनकी पार्टनरशिप कितनी वीक थी, ये एक्सपेक्टेड भी था। फेंगयुआन के स्पेक्ट्रल सोल को बैडली इंजर करने के बाद हेवन ने उसके बॉडी का डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था। हेवन स्पेक्ट्रल सोल को परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकता था, इसलिए उसने नेक्स्ट बेस्ट थिंग किया, स्पेक्ट्रल सोल के इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे बॉडी से सेपरेट करके किसी और बॉडी में अटैच कर दिया। हेवन ने जानबूझकर स्पेक्ट्रल सोल के कॉन्शसनेस को बिलियन सोल के अंदर सप्रेस करके रखा था और सही मोमेंट का वेट कर रहा था, और अब वो मोमेंट आ चुका था। हेवन हंसा। हेवन कहता श्योर, फेंगयुआन को हरा दो फिर बॉडी तुम्हारी। हेवन ने फिंगर को स्नैप किया और इंस्टेंट स्पेक्ट्रल सोल के साथ अपनी पोजीशन को स्वैप कर लिया। फेंगयुआन कहता है हाँ, पैटी ट्रिक्स। फेंगयुआन हेवन की तरफ जाने लगा, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल ने उसे रोक लिया। स्पेक्ट्रल सोल कहता है तुम्हारे पास, तुम्हें अपना बॉडी वापस नहीं चाहिए क्या? तुम्हें अपना बॉडी वापस नहीं चाहिए? फेंगयुआन कहता ऑफ कोर्स चाहिए, लेकिन क्या तुम मुझे अपना बॉडी लेने दोगे? फेंगयुआन यहाँ पे हंसा और कहा ऑब्वियसली नॉट। दोनों के फेस यहाँ पे इंस्टेंटली टकरा गए, दोनों जानते थे कि इस मैटर में उनका कॉर्पोरेट करना इम्पॉसिबल है। हेवन स्पेक्टर सोल की बॉडी में था और वही बॉडी फायर गू से बनी थी जो फेंगयुआन को चाहिए थी। ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जिसका हेवन फायदा उठा रहा था। स्पेक्टर सोल क्रेजी था लेकिन स्टूपिड नहीं। दोनों की क्लैश से ग्राउंड कोलैप्स होने लगा और एक को धीरे धीरे पीछे पुश किया गया। पहले सिर्फ स्लाइट स्लाइडिंग थी, लेकिन कुछ ही मोमेंट में वो अपना बैलेंस तो होल्ड ही नहीं कर पाया और दूर जगह फ्लाई हो गया। नियर बाय एक माउंटेन था जिसका नाम था हाउ माउंटेन। वहाँ एक पीसफुल मॉडल विलेज था। विलेज लीडर सिर्फ रैंक 3 गो मास्टर था। ये लोग दुनिया से आइसोलेटेड थे और अपनी सिंपल लाइफ खुशी से एकदम जी रहे थे। एक बच्चा विलेज स्क्वायर में आसमान की तरफ पॉइंट करता और कहता है, बच्चा कहता है मम्मा ये क्या क्या क्या, तभी क्या बोलते एकदम बूम आवाज आई। हाउ विलेज की जगह एक जाइंट गड्ढा बन गया। कोई स्क्रीम ही नहीं आ पाई, सिर्फ यहाँ पे बर्nt ऑफ फ्लैश की स्मेल ये प्रूफ कर रही थी कि वहाँ कभी लोग रहते थे। गड्ढे से एक आदमी क्राउल करके बाहर निकला, उसकी स्किन पेल थी और सिकनिंग ब्लश थी और पूरे बॉडी पर टाइनी स्लिट्स थे जैसे क्लोज्ड आइस हों। ये स्पेक्टर सोल था। फेंगयुआन के पंच ने उसे भाई नियरेस्ट माउंटेन पे एकदम गिरा फेंका था और उड़ा दिया था माउंटेन तक को। फेंगयुआन ने बॉडी से एकदम डस्ट हटाई, फेंगयुआन कह रहा हूँ, स्पेक्टर सोल ने बॉडी से डस्ट हटाई और कहा ये इतना स्ट्रॉन्ग कब हो गया फेंगयुआन? उसने डेथ और डिस्ट्रक्शन की ऑरा को नोटिस करा। स्पेक्टर सोल कहता ओ क्विक क्विक स्नैक मिल गया, ज़्यादा नहीं है लेकिन मुझे हेल्प तो चाहिए ही। उसकी बॉडी के सारे स्लिट्स ओपन हो गए, अंदर पर्ली वाइट ड्रैगर की तरह कुछ तेत यहाँ पे ग्रो हो गए और उसके बॉडी का हर एक पार्ट एक मिलीशियस माउथ बन गया। हाउ माउंटेन के हर लिविंग फोर्स और उसकी सोल को स्पेक्टर सोल ने डिवॉवर कर लिया। माउंटेन कंप्लीटली साइलेंट हो गया, अब्रप्ट आवाज आई। स्पेक्टर सोल ने अपना हैंड उसी जगह पर वाइप किया जहाँ उसका माउथ हुआ करता था। स्पेक्टर सोल कहता है दैट हिट द स्पॉट। स्पेक्टर सोल की बॉडी पर लाइट ग्लो होने लगी। स्पेक्टर सोल कहता है लगता है राउंड टू के लिए रेडी हैं। और नेक्स्ट मोमेंट ही दोनों ने फिर से अपनी पोजीशन को स्वैप कर लिया। कुछ मोमेंट पहले हेवनली कोर्ट में, अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। फेंगयुआन ने स्पेक्टर सोल को माइल्स दूर नॉक कर दिया था। यहाँ पे फेंगयुआन कहता है रेड लोटस। रेड लोटस तुरंत ही फेंगयुआन की तरफ मुड़ा। फेंगयुआन कहता है इस स्पेस को सील करो। रेड लोटस ने इसलिए समझ लिया, उसे फेंगयुआन की बात मानना पसंद नहीं था, लेकिन वो इतना एरोगेंट और स्टूपिड नहीं था कि डिसओबे करे। रेड लोटस कहता है डन। रेड लोटस ने सोचा अगर फेंगयुआन की हेल्प करने से हेवन को रोकने या वीक करने की हेल्प मिलती है तो ठीक ही है। आइडिया ये थी कि जिस डीमन को उन्होंने ग्रो किया था फिर हंट किया था, वही अब सबको आउट क्लास कर रहा था, आउट क्लास कर ही चुका था। अब वही लोग फेंगयुआन से हेल्प मांग रहे थे और एकदम होप भी रख रहे थे कि मतलब हंट भी हो जाए फेंगयुआन, और हेल्प भी मांग रहे थे। फेंगयुआन कहता अब भागने की जगह नहीं है,
फेंगयुआन सीधा हेवन की तरफ फ्लाई हुआ। उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि बाकी वेनेबल प्रोबेबली देख भी नहीं पाए। जेनेसिस लोटस कहता है इतना फास्ट, लेकिन हेवन सिर्फ देख ही पाया था। थोड़ा सा एकदम लंबी सी सांस ली, उसका फिगर हल्का सा इमुलेट हुआ और बूम आवाज़ आई। इम्पैक्ट से मैसिव डस्ट क्लाउड बना। उस डस्ट क्लाउड से एक फिगर बाहर लॉन्च हुआ, फेंगयुआन। जेनेसिस लोटस कहता है इम्पॉसिबल। स्पेक्टर सोल ने फेंगयुआन को पीछे कैसे उड़ा दिया। रेड लोटस ने डस्ट क्लाउड की तरफ पॉइंट करा। रेड कहता है इसके लिए उसने हैवी प्राइस पे करा है। डस्ट यहाँ पे सेटल हुई। स्पेक्टर सोल की कंडीशन भाई क्लियरली विजिबल थी। उसका राइट आर्म कंप्लीटली मिसिंग था। रेड कहता है स्पेक्टर सोल ने हेवन के साथ पोजीशन को स्वैप करके मतलब उसी वक्त पे फेंगयुआन को सरप्राइज पंच मारा होगा, लेकिन उसे पता था कि रॉ स्ट्रेंथ से फेंगयुआन को वो नहीं उड़ा सकता, इसलिए उसने अपना राइट आर्म एकदम डिटोनेट करके एकदम फाड़ दिया। नॉर्मल ह्यूमन के लिए आर्म डिटोनेट करना बैटल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है, लेकिन स्पेक्टर सोल के लिए क्या बोले। स्पेक्टर सोल हंसा। वो कहता है तुम सच में टफ नहीं हो भाई, बहुत ज़्यादा ही टफ हो, नेट की तरह हो। उसका मिसिंग आर्म इंस्टेंटली रीजनरेट हो गया। उसका बॉडी कंप्लीटली सोल पास से बना था, इसलिए बॉडी रीशेप करना उसके लिए सिंपल था। फेंगयुआन ने नेक को क्रैक करा। फेंगयुआन कहता है लगता है तुम दोनों के पास काफ़ी पेटे ट्रिक्स हैं। तो स्पेक्टर सोल खे करके हंसता है। कहता है कि हम इतने नाइव नहीं हैं कि सोचे हेवेली कोट इस फाइट में हेल्प नहीं करेगा। फेंगयुआन ने यहाँ पे एकदम अपनी चिन को स्क्रैच करा और कहा लेट मी गेस, तुमने थिविंग हेवन के स्पेसलेस टनल को मैनिपुलेट किया था ना। स्पेक्टर सोल के फेस पर सिनिस्टर स्माइल आ गया। स्पेक्टर सोल कहता है करेक्ट, हमने इसे इतना स्मॉल कर दिया था कि डिटेक्ट ही नहीं हो सकता। जब तक किसी के पास कंप्लीट स्पेस एंड टाइम दाव ना हो वो इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। इससे हम रेड लोटस के स्पेस लॉक से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ओफेंगियन कहता है क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट स्पेक्ट्रल हेवन में है। स्पेक्टर सेल कहता है हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चला ये सब है। तो यहाँ पे फेंगयुआन कहता है रेड लोटस ने इतने स्मॉल स्पेस एंड टाइम फ्लक्चुएशन सेंस नहीं कर सकता, लेकिन वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ इस फ्लक्चुएशन को सेंस। एक्चुअली फेंगयुआन ये स्टीलिंग हेवली सीक्रेट की वजह से जानता था। स्पेक्टर सोल कंप्लीटली एकदम शॉक हो गया। स्पेक्टर सोल कहता है एनीवे, आज तुम मुझे या हेवन को किल नहीं मतलब आज मुझे या हेवन को किल नहीं कर सकते। सिर्फ एक थॉट से मैं स्पेक्ट्रल हेवन में टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। और फेंगयुआन ने आर्म को क्रॉस करा और कहा ठीक है जाओ फिर टेलीपोर्ट हो, गो जाओ। स्पेक्टर सोल का मुंह एकदम स्पीचलेस सा हो गया। स्पेक्टर सोल कहता है ये क्या। स्पेक्टर सोल कहता है तुमने क्या कहा, एक मिनट। फेंगयुआन कहता है तुमने सुना, मैंने बोला जाओ, तुम्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता। फेंगयुआन की आइज़ में किलिंग इंटेंट फ्लैश हुआ। फेंगयुआन कहता है लेकिन अगर तुम्हें एक सेकंड के लिए भी लगता है कि स्पेक्ट्रल हेवन में पहुंचते ही तुम मुझसे सेव हो जाओगे तो तुम्हें गलतफहमी है। स्पेक्ट्रल सोल तो यहाँ पे शॉक में था। स्पेक्ट्रल कहता है तुम सीरियसली सोचते हो कि स्पेक्ट्रल हेवन के अंदर तुम हेवन और मुझे दोनों को हरा सकते हो। फेंगयुआन ने शोल्डर को ऊपर करो, कहा मैं नहीं सोचता कि मैं तुम दोनों को हरा सकता हूँ। ये सुनकर स्पेक्ट्रल सोल थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। उसने सोचा शायद इसके पास स्पेक्ट्रल हेवन को डैमेज करने का कोई वे नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये हमें जाने दे रहा है। लेकिन फेंगयुआन के नेक्स्ट वर्ड ने उसका रिलैक्स मूड एकदम ख़राब कर दिया। फेंगयुआन कहता है मैंने बोला ना, मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें या तुम दोनों को हरा सकता हूँ। मैं नहीं सोचता कि मैं तुम दोनों को हरा सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं आराम से ही हरा दूंगा तुम दोनों को। और स्पेक्टर सोल रेज में आ गया। स्पेक्टर सोल कहता है क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड ड्रीम के दौरान हेवन ने कितनी पावर को एक्यूमुलेट करा था। तुम्हें क्या लगता है बिलियन सोल उसने कैसे ऑब्टेन किया। दाव की पावर के बिना ये इम्पॉसिबल है। फेंगयुआन ने कामली हिस्सा लिया और कहा उसे दाव डिवॉवर से क्रिएट किया गया था। स्पेक्टर सोल शॉक में आ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि फेंगयुआन को इतने सीक्रेट्स कैसे पता हैं, जिसमें से कुछ सीक्रेट्स तो वो खुद भी बेयरली जानता था। स्पेक्टर सोल कहता है क्या तुम्हें ये भी पता होगा कि फेंगयुआन कहा हाँ पता है, हेवन के पास पूरे स्पेक्ट्रल हेवन का कंप्लीट कंट्रोल भी है। तो स्पेक्ट्रल सोल कहता है दैन फिर। तो फेंगयुआन ने उसकी बात कट कर दी और कहा मुझे ये भी पता है कि हेवन हेवली दाव की पावर को एक्सेसिवली बोरो करके 3000 ग्रेट दाव के शैडोज या इमिटेशन क्रिएट कर रहा है। इंस्पेक्टर सोल ने फिंगर को एकदम ऊपर करा और कहा अगर तुम्हें सब पता है तो तुम इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो कि तुम जीत सकते हो। फेंगजॉन कहता है देन ट्राई इट, अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो सब करके तो ट्राई करो। इंस्पेक्टर सोल गुस्से में कुछ मोमेंट तक यहाँ पे साइलेंट रहा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा खांसा। इंस्पेक्टर सोल कहता है हाँ तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही समझते हो, फाइन मैं तुम्हारा ब्लफ कॉल करता हूँ, आ जाओ। और भाई फिंगर स्नैप करते ही स्पेक्टर सोल स्पेक्टर हेवन में मूव हो गया, यानी उसने चैलेंज दिया कि आजा फेंगयुआन स्पेक्टर हेवन में लड़ते हैं। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है स्पेक्ट्रल हेवन के अंदर। हेवन अपने घाव को रिकवर कर रहा था। हेवन कहता है बैट कर्स्ड फेंगयुआन। अब तक हेवन वापस अपने यांग फॉर्म में आ चुका था, नेक्स्ट अटैक का प्लान बना रहा था। हेवन कहता है ग्रैंड ड्रीम के दौरान मैंने पूरे स्पेक्ट्रल हेवन का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया था, साथ ही मैंने कुछ शैडोज दाव भी क्रिएट करे थे। शैडो दाव सिर्फ हेवली दाव क्रिएट कर सकता है, ये हेवली दाव की स्पेशल पावर में से एक था। इससे यूज़र 3000 दाव में से किसी एक दाव का शैडो क्रिएट करके उसकी पावर ऐसे यूज़ कर सकता है जैसे उसके पास असली दाव हो, लेकिन इसका इफेक्ट
इफ़ेक्ट क्रिएट करने में लगने वाले टाइम, मड्रेस और दाव का टाइप पर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हेवन एक नॉर्मल दाव जैसे दाव स्वॉर्ड का या स्वॉर्ड दाव बनाना चाहे तो उसे कुछ रैंक 8 के मटेरियल सिर्फ कुछ हार्स ही चाहिए होंगे वो बना लेगा। और क्रिएटेड शैडो दाव की पावर एक्स एक तरीके से अप्रॉक्सिमेटली मतलब अप्रॉक्स मान के चलो तो 50% कंप्लीटेड दाव के इक्वल होती है। लेकिन अगर वही मेथड किसी ग्रेड दाव जैसे दाव ऑफ डेथ पर यूज़ किया जाए तो शैडो दाव सिर्फ 25% कंप्लीट होता। यही एक्चुअल रीज़न था कि फेंगिवान डेथ दाव की मोस्ट इफेक्ट से इम्यून था। उसने अपनी लाइफ फोर्स को दाव ऑफ एलिमेंट और अपनी बॉडी के बाकी पार्ट के पीछे प्रोटेक्ट कर रखा था, इसलिए 25% कंप्लीटेड दाव ऑफ डेथ उसकी लाइफ स्पैन को प्रॉपर्ली डैमेज नहीं कर सकता था। लेकिन अगर दाव ऑफ डेथ 100% कंप्लीट ग्रेड दाव होता तो टारगेट सिर्फ लाइफ स्पैन ही नहीं खत्म होता, वो अपने पास में आने वाली हर चीज़ को भाई तोड़ डालता। आखिर कुछ भी फॉरएवर नहीं रहता, नॉट इवन एलिमेंट। इसलिए भाई अगर ग्रेड द ऑफ डेथ पूरा 100% कंप्लीट हो जाए तो उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज़, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो दाव हो, गू हो, लाइफ स्पैन, कुछ भी जिंदा चीज़ सब खत्म हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। हेवन अपने थ्रोन पर बैठा है, डीप थॉट्स में था। हेवन कहता है मेरे पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें यूज़ करने के लिए इमॉर्टल एसेंस नहीं है। स्पेक्ट्रल हेवन रिसोर्स से भरा पड़ा था। वाइट हेवन और ब्लैक हेवन के मर्ज होने से मिले काउंटलेस नेचुरल रिसोर्स अलग थे, और सिर्फ मैसिव अमाउंट ऑफ दाव मार्क भी अपने आप में एक ह्यूज रिसोर्स माना जाता था। लेकिन दाव के शेडो क्रिएट करने के लिए भी इमॉर्टल एसेंस चाहिए था। दुनिया का रूलर और क्रिएटर होने के बावजूद हेवन को एक यहाँ पे मतलब एक तरीके से यहाँ पे कंसर्वज अरे यार क्या बोलेंगे इसे, कंसर्वेशन कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी के लॉस फॉलो करने ही पड़ते थे। यानी वो खुद के बनाए भी लॉ नहीं तोड़ सकता। तभी एक ब्लू लाइट फ्लैश यहाँ पे होती है और एक फिगर हेवन के सामने अपीयर होता है। उसकी स्किन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेल थी और पूरे बॉडी पर स्कार्स जैसे स्लिट्स थे। ये और कोई नहीं, स्पेक्ट्रल सोल डीमन वेनरेबल था। हेवन ने आईब्रोज को रेस करा। हेवन कहता है ओह तुम एक्सपेक्टेड से जल्दी वापस आ गए, मुझे लगा था अपना बॉडी वापस लेने के लिए फेंगिवान के साथ डील करने की कोशिश करोगे। क्या बातें ऑलरेडी फेल हो गई हैं? स्पेक्टर सोल यहाँ पे स्कॉफ करता है और कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फाइट के लिए रेडी हो जाता। फेंगिवान ने स्पेक्ट्रल हेवन इन्वेड करने की धमकी दी है और उसे कॉन्फिडेंस है कि वो हम दोनों को हरा देगा, वो भी स्पेक्ट्रल हेवन के अंदर हरा देगा। कि स्पेक्टर सोल की टोन मोकिंग और इरिटेटिंग थी, लेकिन उसे कोई अर्जेंसी नहीं थी। हेवन जोर से हंस पड़ा। हेवन कहता हाँ हाँ ये उसका अब तक का सबसे बड़ा फनी ब्लफ है। स्पेक्ट्रल सोल भी अभी भी यहाँ पे स्क्रॉल ही कर रहा था। हेवन ने आंखों से एकदम टीयर वाइप करे। हेवन यहाँ पे हंसते हंसते आंसू पोंछते हुए कहता है कि यार इतनी हंसी आ रही है कि आंसू निकल जा रहे हैं मेरे। इमेजिन करो अगर वो तभी पूरा स्पेक्ट्रल हेवन वॉलेंटली यहाँ पे रंबल करने लगा। हेवन और स्पेक्ट्रल सोल कहता है ये क्या हो रहा है। दोनों का स्पेक्ट्रल हेवन से डायरेक्ट कनेक्शन था, इसलिए उन्होंने इंस्टेंटली ये शेकिंग का सोर्स सेंस कर लिया। स्पेक्ट्रल सोल कहता है ईस्टर्न सी साइड से आ रहा है। दोनों को सडनली एक बैड फीलिंग हुई। वो इंस्टेंटली स्पेक्ट्रल सोल के ईस्टर्न सी साइड पर टेलीपोर्ट हो गए। सॉरी स्पेक्ट्रल सोल कह दिया, स्पेक्ट्रल हेवन के ईस्टर्न सी वाली साइड पर आ गए। जब उन्होंने देखा वो भाई उसे दोनों ने कम्प्लीटली एकदम शॉक ही कर दिया। हेवन कहता है ये तो इम्पॉसिबल होना चाहिए। अब देखते हैं हुआ क्या यहाँ पे, ऐसा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ देर पहले का टाइम, सेंट्रल कॉर्नर के अंदर। स्पेक्टर सोल के साथ शॉर्ट एक्सचेंज के बाद वो स्पेक्टर हेवन वापस चला गया। फेंगयुआन इंस्टेंटली ईस्टर्न सी की तरफ मूव करने लगा। रेड लोटस कहता है तुम अभी इजीली गिव अप कर रहे हो क्या? रेड लोटस ने फेंगयुआन को कन्फर्ट किया, लेकिन फेंगयुआन ने सिर्फ साइड आई दिया और एक ग्लेंस भी नहीं दिया मतलब रेड लोटस की तरफ, बस हट के एकदम चला गया। और उसकी बात से ही रेड लोटस की स्पाइन में चिल्स आ गए। रेड ने सोचा, सोचना भी मुश्किल है कि हमारे बीच का गैप इतना बड़ा हो चुका है। तभी स्टार कैंसलेशन और जाइंट सर भी वहाँ आ गए। स्टार कहती अब क्या? हेवन और स्पेक्टर सोल से फेंगयुआन के प्रीवियस बैटल देखने के बाद स्टार कैंसलेशन को पता था कि फेंगयुआन के पास ज़रूर कोई हिडन प्लान होगा। स्टार कहती है क्या तुम्हें अर्थ को बेट के तौर पर यूज़ करना है? अगर ऐसा है तो मैं उसे कन्विंस करने में हेल्प कर सकती हूँ फेंगयुआन। तो फेंगयुआन कहता है ज़रूरत नहीं है। स्टार कहती है आई सी। फिर क्या तुम्हें असिस्टेंस चाहिए? फेंगयुआन कहता है ये भी ज़रूरी नहीं है। दोनों बार इंटरप्ट होने से स्टार यहाँ पे इरिटेट हो गई। उसने सोचा ये खुद को समझता क्या है, मैं इस वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट टैक्टिशियन हूँ। हाँ इसने मुझे कई बार आउटस्मार्ट किया है, लेकिन दुनिया में कोई भी मेरी हेल्प को रिफ्यूज़ नहीं करता। लेकिन स्टार ने ये सब अपने अंदर ही रखा था। फेंगयुआन की सिल्क ग्रीन देखकर उसे लगा जैसे उसके थॉट भी एक्सपोज हो गए। स्टार कहती है तो तुम करने क्या वाले हो? फेंगयुआन यहाँ पे उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं फ्रंट डोर तोड़ने वाला हूँ, और मेरा सजेशन है कि तुम इस टाइम का यूज़ करके हेवनली कोड को रिकवर और रिबिल्ड करने में यूज़ करो। जाने से पहले फेंगयुआन स्टार के कान के पास झुककर थोड़ा सा कुछ बोल के गया। फेंगयुआन कहता है अगर अभी मूव करो तो शायद बेसमेंट वाले गेस्ट को जाने से पहले फेयरवेल बोल पाओगे। स्टार कंसेशन की आइज इंस्टेंटली वाइड हो गई। स्टार कहती है तुम, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती फेंगयुआन ऑलरेडी निकल चुका था। पीछे रेड, जेनेसिस और जाइंट अर्थ रह गए थे। कुछ मोमेंट तक ऑकवर्ड साइलेंस रहा, फिर जाइंट सन ने साइलेंस को ब्रेक करा। जाइंट कहता है फ्रेंड्स अब मैं भी चलता हूँ यहाँ से। उसने हैंड्स यहाँ पे कव किए और अपने डिसेंडेंट के साथ निकल गया। जाइंट सन
फैक्शन को ओवरऑल थोड़ा-सा बेनिफिट हुआ था। क्रॉस फायर में फँसने के बावजूद उसने प्रिमोडल डोमेन और फेंगयुआन के पीछे छोड़ा हुआ कियोस्क का एक सिल्वर मिल गया था, लेकिन उसके लॉसेस भी हेवी थे। लाइट को लूज़ होना एक ह्यूज ब्लो था, फिर भी एक और रैंक 9 मिल जाना उनके लिए कंपनसेशन था। मतलब अब प्रिमोडल डोमेन है तो कोई ना कोई तो कुछ है दूधू के ऊपर। बार्ली होंगे। सॉरी यार दोबारा बोलता हूँ। लेकिन उसके लॉसेस भी हेवी थे। लाइट को लूज़ होना एक ह्यूज ब्लो था, फिर भी एक और रैंक 9 मिल जाना उसके लिए कंपनसेशन था। जॉनसन कहता है हम नॉर्थ प्लस वापस जाएँगे और जितने भी हमें मतलब घाव मिले उन सबको रिकवर करेंगे और अपने स्पॉइल्स काउंट करेंगे। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है लॉन्गेविटी हेवन के अंदर। जॉनसन कहता है हाई लोलान, हाई लोलान कहती है यस एंसेस्टर फादर। वो खुद को करेक्ट करते हुए अभी नए रिलेशनशिप और नए टाइटल की आदत डाल रही थी। उसने एंसेस्टर और फादर दोनों बोल दिया। जॉनसन ने बोला तुम अब से सर्कुलेशन में जाओगी और अपने अटेनमेंट लेवल को मैक्सिमम तक पुश करोगी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, ये प्रिमोडल डोमेन तुम्हारा होगा। तुम नॉर्थ ऑफ बैंस की थर्ड वेनरेबल बनोगी। हाई लॉन एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो गई। हाई लॉन कहती है एज योर विश लॉर्ड फादर। लेकिन लाइट एम्परर का क्या? लाइट एम्परर ने वीकली एकदम बात को कट करा। लाइट एम्परर कहता है इट्स ओके सिस, तुम मुझसे ज़्यादा वर्दी हो। लाइट एम्परर कहता है अगर मेरे पास अभी भी लाइट गो होता तो शायद आर्गुमेंट हो सकता था, लेकिन अब क्लैन के लिए बेटर है कि मैं तुम्हें हमारे सेकंड हुआंग जिन वेंडेबल और थर्ड नॉर्थ ऑफ गैस वेंडेबल बनने का हॉनर दे दूँ। जायंट सन को लाइट एम्बरर के लिए बहुत बुरा लगा था। वो उसका सबसे सक्सेसफुल सन था, लेकिन लक उसके साइड में ही नहीं था। जायंट सन यहाँ पे कहता है मेरे बेटे मैं किसी तरह तुम्हें इसका कंपनसेशन दूंगा, अभी बस यहाँ पे रेस्ट कर लो। लाइट एम्परर ने हाँ में मिलाया और रेस्ट करने चला गया। हाई लोलान अपने रूम में वापस चली गई और स्टार कह रहा हूँ स्ट्रेंथ पाथ पर डीप मेडिटेशन स्टार्ट कर दी। सुप्रीम ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने के लिए अभी उसका लॉन्ग वे बाकी था, लेकिन अब डेस्टिनेशन क्लियर नज़र आ रही थी। हाईलॉन कहती है सुन मैं तुम्हें जल्दी से कैच करूंगी, और जब करूंगी उसके अंदर भाई एक खतरनाक सी अर्ज राइज होने लग गई। उसने फोर्सफुली उन थॉट्स को स्टॉप करा, सिर्फ स्ट्रेंथ पाथ पर फोकस किया। लेकिन हाईलॉन खुद को फिर से एकदम फैंटेसी में जीने ते मतलब जी रही थी। मतलब जब भी वो कुछ सोचती तो अपने दिमाग में फैंटेसी रख लेती कि मेरे को ये सब करना है, मैं फेंगी उनको हरा दूंगी, ये सब कर दूंगी। हाई लॉन कहती है बार बार क्यों हो रहा है? तभी उसके माइंड में एक लाउथिंग वॉइस गूंजी। वॉइस कहती है हाँ हाँ तुम काफ़ी स्टन बॉर्न हो। हाई लॉन फ्लोर पर जंप करके एकदम खड़ी हो गई। हाई लॉन कहती है कौन है? उसकी पैरानॉइड नेचर फेंगीवान से मेरी सबसे यूज़फुल चीज़ थी। वॉइस कहती है हाँ काम डाउन और बच्चे। अभी हाई लॉन समझ गई कि उसकी आवाज़ उसके हेड के अंदर से आ रही है। वॉइस कहती है मैं रेकलेस सवच की छोड़ी हुई विल हूँ। हाई लॉन यहाँ पे एकदम भाई हिल गई, लेकिन उसने अपना डाउट शो नहीं करा। हाई लॉन कहते हैं ग्रीटिंग्स लॉर्ड रेकलेस। रेकलेस सवच की विल ने सिर्फ यहाँ पे एक लंबी सी सांस ली और कहा बच्चे तुम श्योर हो कि स्ट्रेंथ पाथ चूज़ करना चाहती हो? ये मर्दों का पाथ है, तुम्हारे पास इसके लिए टैलेंट भी नहीं है। हाईलोन ने यहाँ पे शॉक रह गए और इंस्टेड इंसल्टेड फील करा और कंट्रोल रखा। हाईलोन कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? रकलेस कहता है ये। रकलेस ने उसकी नेचर को पॉइंट करा। रकलेस कहता है तुम्हारी ये मीक और रिवर्स पर्सनैलिटी, रिसर्व्ड रिसर्व्ड पर्सनैलिटी, मैं देख सकता हूँ कि तुम जो फील करती हो वो जो बोलती हो दोनों में मैच नहीं करते। तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ पाथ का टैलेंट ही नहीं है। इस बार हाई लोन कंट्रोल नहीं कर पाई। हाई लोन कहते हैं नो टैलेंट। हाँ मैंने अपनी एज के ग्रुप के ऑलमोस्ट सबको बीट कर दिया, फिर भी मेरे पास टैलेंट नहीं होगा। हाँ मैं क्वासी सुप्रीम लेवल तक पहुंच चुकी हूँ, फिर भी मेरे पास टैलेंट नहीं होगा। और मेरे पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक है, द अल्टीमेट फिजिक फॉर स्ट्रेंथ पाथ, और फिर भी मेरे पास टैलेंट नहीं होगा। क्या बोल रहे हो? उसके बोलते रेकलेस सच की विल हाईलॉन के रूम में एक इल्यूजनरी फॉर्म ले लेती है। उसने अपनी ऑरा यहाँ पे फेंटली रिलीज करी ताकि जाइंट सन भी इसे सेंस कर सके। जाइंट सन समझ गया कि रेकलेस ने ऐसा क्यों किया है। वो हाईलॉन की पैरानॉइड नेचर को एक तरीके से रिश्योर करना चाहता था। कुछ ही देर बाद हाईलॉन को जाइंट सन से कंफर्मेशन मिल गया कि उसके साथ इंटरेक्ट करने वाली विल सच में रेकलेस सवेज की है। रेकलेस कहता है सी देखा ये तुम्हारी ट्रू नेचर है, एरोगेंस तुम्हारी बोन्स तक एकदम कहीं घुसा हुआ है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्राइड है जो कभी यील्ड ही नहीं करता। फिर तुम अपने ट्रू सेल्फ को सप्रेस क्यों करती हो? हाई लोन कहते मैं वो शॉक हो गई थी। उसने कभी इस एंगल से सोचा भी नहीं था। रेकलेस कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, स्ट्रेंथ एक्वायर करने का पॉइंट क्या है? ताकि तुम खुद को हाइड कर सको या फिर हमेशा एक फियरफुल कावर्ड बनकर रहो? हाई लोन का माइंड एकदम शेक हो गया। उसने पूरी लाइफ हमें ट्रू नेचर इंटेंशन और प्लान को हाइड ही किया है। बचपन से ही उसे एक शिप स्टूवर्ड बनना पड़ा था क्योंकि उसके फादर के इंटेंशन उसके लिए प्योर नहीं थे। फेंगयुआन स्पेक्टेसल के सामने भी उसे एक फ्रंट मेंटेन करना पड़ा था, वरना वो इजीली डिस्पोज कर दी जाती। उसने पूरी लाइफ ये सीखा था कि स्ट्रेंथ पाथ के थ्रू ही वो सबसे ऊपर राइज कर सकती है। लेकिन जब वो अपनी स्ट्रेंथ एक्वायर कर रही थी तो फिर भी उसे ये सब हाइड क्यों करना था? रेकलेस सवेज की विल ने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा पाथ पर चलने दूंगा जहां तुम ट्रू स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ोगी। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है
ईस्टर्न सी की तरफ फाइनली फेंगयुआन का सीन। फेंगयुआन ईस्टर्न सी के एक्सट्रीम बॉर्डर्स तक ट्रैवल कर चुका था। फिर वो वापस सेंटर की तरफ आया। फेंगयुआन ने खुद से एकदम हंसा। फेंगयुआन कहता है लेट द फन बिगेन, दाओ किलर मूव क्लोजर ऑफ द एलिमेंट। अब आगे देखते हैं। पूरे ईस्टर्न सी में क्रैक्स अपीयर होने लग गए थे। पूरा रीजन एक मैसिव टॉर्नेडो के ग्रिप में आ गया था। लाइटनिंग हवा के करंट्स के साथ यहाँ पे एजेस पर कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रही थी। लिटरली पूरा आइलैंड वाइंड करंट पे पुल होकर पीएस में टीयर होते हुए डिसअपेयर हो रहे थे। टॉर्नेडो इतना मैसिव क्वांटिटी में वाटर शक कर रहा था कि ईस्टर्न सी का वाटर लेवल 10% तक डिक्रीज हो गया था। वो अभी भी नीचे ही जा रहा था। अंडर वाटर वॉल्केनोस इंटरप्ट होने लग गए थे। नए लैंड मासेस में एकदम फॉर्म होने लगे थे। साथ ही अंडरग्राउंड गो मटेरियल भी यहाँ पे सरफेस पर आ रहे थे। ईस्टर्न सी हमेशा से रिसोर्स एज था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उसके रियल ट्रेजर क्रस्ट के नीचे अंडर वाटर ट्रेंचेस में छुपे हुए हैं। अब वो ट्रेजर सरफेस पर आ रहे थे, लेकिन एक भी पर्सन ने भाई क्लेम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ईस्टर्न सी की ऑलमोस्ट हर फोर्स या तो यहाँ पे रीजन एक्टिवेट कर चुकी थी, या तो मरमन के अंडर वाटर सिटी शेल्टर ले चुके थे, क्योंकि सरफेस के डिस्ट्रक्शन का उन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा था। जो लोग दोनों ऑप्शन अफोर्ड नहीं कर सके थे वो मर गए थे। स्टॉर्म के बिल्कुल सेंटर में एक लोन फिगर कामली खड़ा था। स्टॉर्म के आई वाइंड करंट नहीं थे, इसलिए वहाँ आसपास हो रही डिस्ट्रक्शन का एक तरीके से सररियल व्यू मिल रहा था। ये फिगर और कोई नहीं फेंगयुआन था। उसकी आइज क्लोज थी और वो मेडिटेशन कर रहा था। फेंगयुआन कहता है नॉट येट। दूसरी तरफ बाकी वेंडेबल ने ईस्टर्न सी की क्योटिक डिजास्टर को नोटिस कर लिया। हैवेली कोर्ट में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। रेड कहता है फेंगयुआन क्या कर रहा है। रेड ने यहाँ पे अपनी बियर्ड को स्क्रैच कर और कहा लुक्स लाइक वो एलिमेंट की पावर को अनलीश कर रहा है, लेकिन पर्पस क्या है। जेनेसिस लोटस फेंगयुआन की डिस्प्लेड स्ट्रेंथ में कंसर्न था। जेनेसिस कहता है अगर उसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट की इतनी पावर अनलीश की होती तो मुझे डाउट था कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट का कुछ भी नहीं बचता। अर्थ यहाँ पे कहती है एटलीस्ट इस बार वो क्योस की पावर यूज़ नहीं कर रहा। हेवन और स्पेक्टर सोल के रिट्रीट करने के बाद अर्थ ने भी अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ नहीं किया था। अर्थ कहती है वो दाव ऑफ एलिमेंट यूज़ करके पूरे रीजन के दाव मार्क्स को, मतलब जितने भी दाव मार्क हो उसको स्टोर कर रहा है, लेकिन किस पर्पज से ये भी अनक्लियर है। स्टार ने इसको क्लोज करके कैलकुलेशन स्टार्ट करी। स्टार कहती है इसमें इमॉर्टल एसेंस का एक्सपेंडिचर इनॉर्मस होना चाहिए। क्लियरली फेंगयुआन के पास कोई ऐसा गु है जो उसकी इमॉर्टल एसेंस रिप्लेनिश कर सकता है, और वो सिर्फ एक ही गु हो सकता है। तो जेनेसिस तुरंत ही बोल पड़ा और कहा इम्पीरियल हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस। जेनेसिस लोटस ने उसकी बात कंप्लीट करी। ये गू उसके लिए सबसे फेमिलियर था, इसकी वजह से ही उसके पास सबसे बड़ा इमॉर्टल एसेंस का स्टॉक पाइल था। जेनेसिस कहता है और जिस तरह वो इमॉर्टल एसेंस को वेस्ट कर रहा है उसे लगता है ये रैंक लाइन है। इस रेवलेशन ने उनकी प्रीवियस प्लानिंग की एक बड़ी मिस्टेक को एक्सपोज कर दिया था। रेड कहता है अगर हम गलत एजम्पशन पर काम कर रहे थे। फेंगयुआन कभी इमॉर्टल एसेंस को लेकर डेस्परेट था ही नहीं। हम ये सोच रहे थे कि हम उसे वियर डाउन कर रहे हैं, एक्चुअली वो हमें ही वियर डाउन कर रहा था। स्टार कंसेशन शेम मेरिप्स को बाइट करने लगे। स्टार कहती है इससे डील करना हमारी एबिलिटी के बाहर है। हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि फायर को एक्वायर करने के बाद वो फोर्सफुली असेंड कर जाए। स्टार कहती है अभी हम सिर्फ अर्थ गू को फाइंड कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि वो फेंगयुआन के हाथ में कभी ना आए। इस तरह हम उसे परफेक्टेड दाव अचीव करने में परमानेंटली रोक सकते हैं। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है नॉर्थ प्लेस में। जायंट सन फेंगयुआन के डिस्प्लेड पावर को देखकर एकदम हिल गया था। जायंट सन कहता है ये क्या। जायंट सन कहता है ये ऑलरेडी हमारे दाव लेवल ग्ले मूव के कैपेबिलिटी से बियॉन्ड है। मैं तो कहूँगा कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड को ब्रेक कर सकता है। जायंट सन के आर्म के हेयर्स यहाँ पे खड़े हो गए थे, एकदम गूज बम्प आ गए थे। उसे फेंगयुआन की स्ट्रेंथ से बहुत डर लग रहा था। जायंट सन कहता है मुझे ऑलमोस्ट परफेक्ट लिमिटलेस डिमन वेनेबल के सामने खड़े होकर भी इतना फियर फील नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि फेंगयुआन पावर में उससे भी एकदम भाई आगे निकल चुका है। उसने लिमिटलेस तक को भाई पीछे छोड़ दिया है। लिमिटलेस से बहुत आगे है फेंगयुआन। जैनसन कहता है लेकिन जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो अभी भी एट डेड एंड है। इंसान सिमिंगली दो ऑप्शंस में से एक ही चूज़ करता है, या तो इमेंस पावर गेन करे और फॉरएवर दाव से बाउंड हो जाए, या तो दाव के रेस्ट्रिक्शन तोड़ने की कोशिश करे और खुद को ब्रोकन कर ले। अभी तुम मुझसे आगे हो फेंगयुआन, लेकिन बस वेट करो। तुम्हारे दाव की एक हार्ड सीलिंग है। तुमने पोटेंशियल के बदले पावर चूज़ करी है और एक दिन तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। वो दोनों तुम्हारा वेट कर रहे हैं, यानी प्रिमोडल ओरिजिन और यहाँ पे अपना रेकलेस सेवर जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई जब भी कोई बंदा दाव एम्परर या उससे ऊपर जाएगा तो भाई वो सीधा असेंड करेगा, यानी सीधी सी बात बोलूँ तो स्पेस में चला जाएगा, गैलेक्सी में चला जाएगा, क्योंकि वहीं पे प्रिमोडल डोमेन और रेकलेस सेवज भी हैं और वो वहाँ पे उसका वेट कर रहे हैं। देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं। एक ब्लरी फिगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था, तभी एक ओल्ड राइटियस लुकिंग मैन उसके पास आया। ओल्ड मैन कहता है ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। तो ये जो बर्ल एक तरीके से ब्रली मैन था वो कहता है अच्छा हो गया क्या। उसने जोर से शाउट करा और पंचिंग बैग पे पंच मारा। बूम आवाज आई। पंचिंग बैग एकदम टूट गया। उसके पीछे ऑलरेडी टन्स ऑफ पंचिंग बैग्स थे, पूरा माउंटेन उससे ही बना हुआ था। ओल्ड मैन कहता है मुझे समझ नहीं आता तुम अभी भी मसल ट्रेन क्यों कर रहे हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ अब फिजिकल बॉडी से फ्लो ही नहीं करती, वो उस लॉ से आती है जिसे तुम एम्बॉडी करते हो।
ओल्ड मैन आगे कहता है, अगर तुम तो ये जो मैन था वो कहता है, डे एंड नाइट मेडिटेट करता है यार, तुम जैसा थोड़ी ना हो। प्रीमोडल डोमेन सॉरी प्रीमोडल ओरिजिन, ये मेरा मेडिटेशन है यार, यही मेरा मेडिटेशन है। तुम अपना मेडिटेशन करते हो, ये मेरा मेडिटेशन है लड़ाई वाला। ये दोनों और कोई नहीं, प्रिमोडल ओरिजिन और अक्लेसावस थे। प्रिमोडल ओरिजिन ने हैंडशेक करा। प्रिमोडल ओरिजिन कहता है, ये एंटायर मेस पार्टी तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे होप है कि तुम इसका कंपनसेशन करोगे, इसे फिक्स करोगे। रकलेस कहता है डोंट वरी। उसने एक और पंचिंग बैग हैंग करा। रकलेस कहता है सब मेरे कंट्रोल में है। प्रिमोडल ने आईब्रो रेस करी। प्रिमोडल कहता है रियली, क्योंकि मुझे लगता है तुमने उस सिचुएशन के लिए कोई भी फेल सेफ ही नहीं कर रखा जहाँ तुम। तो रकलेस कहता है लूज़ कहना चाहते हो क्या, जहाँ मैं लूज़ है। रकलेस जोर से हंस पड़ा और पंचिंग बैग पर अटैक कंटिन्यू करा। रकलेस कहता है मैं लूज़ ही नहीं करूंगा। प्रीमोडल कहता है तुम इतने श्योर कैसे हो। प्रीमोडल बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। प्रीमोडल कहता है तुम उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ का आइडिया भी नहीं है, और तुमने खुद कहा था कि आई वॉन्ट इट टू बी सरप्राइज। रकलेस कहता है हाँ हाँ। रकलेस खुद यहाँ पे हंसता है। रकलेस कहता है तुम जितनी बार मेरे पास आए हो उसे लगता है वो इनक्रेडिबल हाइट तक पहुँच गया है। रकलेस ने कम्प्लीटली एकदम डिलाइटेड था। प्रीमोडल डीपली फ्रस्ट्रेटेड था। उसने हेड शेक करा और एक हैंड से अपने टेम्पल्स को मसाज किया। प्रीमोडल कहता है अगर तुम हैंडल नहीं कर पाए तो मैं इंटरवीन करूँगा। ये मेरी वार्निंग है, अगर ह्यूमैनिटी को ग्रो करना है तो बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। तो रकलेस कहता है हाँ हाँ ठीक है फॉसल कर लेना। रकलेस ने प्रीमोडल को डिसमिस कर दिया। ऐसा काम जो पूरी दुनिया में कोई नहीं करने की हिम्मत कर सकता था। रकलेस कहता है लेकिन सेटबैक्स के बिना ह्यूमैनिटी स्ट्रांग कैसे होगी। प्रीमोडल ने कहा ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं और कभी एक तरीके से मतलब कभी भी एंड तक नहीं पहुंचे। आज के लिए इतना छोड़ सकते हैं। रकलेस ने अपने मतलब शोल्डर्स को ऊपर करो, कहा ठीक है मेरी तरफ से ठीक है, फाइन बाय मी। वो दोबारा से पंचिंग स्टार्ट कर देता है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है वॉइड के अंदर, टाइम और स्पेस के बाहर, एंडलेस क्योस के अंदर। एक प्योर ऑफ फाइट धीरे से ओपन हुई। अननोन वॉइस कहती है फाइनली मेरा सफरिंग फाइनली एंड हो सकता है, बस थोड़ा सा और। आइस दोबारा से क्लोज हो गई। ऐसा लगा जैसे वो एग्जिस्टेंस से कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गई। कौन है ये चीज़ वॉइड के अंदर, देखते हैं। वॉइड के अंदर नहीं, ये कहाँ बोला है देखो ध्यान से, स्पेस और टाइम के बाहर एंडलेस क्योस के अंदर पियर ऑफ आइस धीरे से ओपन हुई। यानी ये गैलेक्सी और वो जो क्योस है उसके अंदर है, या गैलेक्सी से भी बाहर, पता नहीं कौन सी चीज़ है। फिर से वर्ल्ड बिल्डिंग अपडेट हो रही है, पता नहीं। स्पेक्ट्रल हेवन के अंदर अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। स्पेक्ट्रल सोल ईस्टर्न सी में तभी यहाँ पे तबाही मचा रहा था और एलिमेंटल एनर्जी को देख रहा था। स्पेक्ट्रल सोल कहता है ये इस बार क्या कर रहा है ये क्या मैं बोल दिया, दोबारा बोलता हूँ। स्पेक्ट्रल हेवन के अंदर स्पेक्ट्रल सोल ईस्टर्न सी में तबाही मचा रही एलिमेंटल एनर्जी को देख रहा था। अच्छा, जो फेंगयुआन की एनर्जी है वो तबाही मचा रही थी ना ईस्टर्न सी के अंदर, तो उसको देख रहा था। स्पेक्ट्रल सोल कहता है ये इस बार क्या कर रहा है फेंगयुआन। हेवन फ्यूरियस था। हेवन कहता है ये बहुत ज़्यादा कर रहा है। हेवन को ऑलरेडी लग रहा था कि विक्ट्री इवेंचुअली उसकी ही होगी, वो फ्यूचर में पूरे गो वर्ल्ड को रिक्लेम कर लेगा। लेकिन वर्ल्ड का, अगर वर्ल्ड के 5 हिस्से हैं तो वो एक हिस्सा रुइंस में कन्वर्ट होना उसके प्लान का पार्ट नहीं था। लेकिन हेवन और स्पेक्ट्रल सोल दोनों एलिमेंटल इन्फ्लक्स को स्टॉप नहीं कर सकते थे। स्पेक्ट्रल सोल ने स्टेशनरी फेंगयुआन की तरफ पॉइंट करा कि वो देखो एकदम मूव ही नहीं कर रहा, वो तो एक जगह है। स्पेक्ट्रल सोल कहता है मे भी हम डायरेक्टली उस पर अटैक करें, शायद मूव इन डिस्टर्ब हो जाए। हेवन कहता है कब उसने चीज़ें इतनी ईजी बनाई हैं कि तुम जाओगे अटैक करोगे और इतना ईजी होगा। हेवन ने स्टॉर्म को ऑब्जर्व करा। हेवन कहता है मोमेंटम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, फेंगयुआन कुछ ना करे तब भी ये कंटिन्यू बिल्ड होता रहेगा। अब उस पर अटैक करने का सिर्फ एक ही रिजल्ट होगा, एंटायर मेस ऑफ एलिमेंट बाकी वो वर्ल्ड पर अनलीश हो जाएगा। स्टॉर्म सिर्फ ईस्टर्न सी की बाउंड्रीज के अंदर ही एकदम था। हेवन सेंस कर सकता था कि ये फेंगयुआन के कंट्रोल की वजह से हो रहा है, लेकिन उसके माइंड में एक क्वेश्चन भी था। हेवन कहता है लेकिन ये सब हमसे फाइट करने की, मतलब फाइट करने में उसकी हेल्प कैसे करेगा। यानी जो इतना मैस फैला रहा है, टॉर्नेडो बना रहा है, ये सब कर रहा है, ये कैसे उसकी हेल्प करेगा। और तभी उसी वक्त फेंगयुआन की आइज़ यहाँ पे स्नैप ओपन हुई और फेंगयुआन ने बोला नाउ। इंस्टेंटली जहाँ फेंगयुआन बैठा था वहाँ पूरे मेटल का एक हेलमेट अपीयर हुआ, लेकिन ये नॉर्मल हेलमेट नहीं था। ये हेलमेट स्मॉल आइलैंड जितना ह्यूज था। हेलमेट की आइज़ स्लिट ब्लैक और वाइट से एकदम ग्लो कर रही थी। फिर रंबल रंबल आवाज़ आई, पूरा गूगल शेक होने लगा। मेटल हेलमेट का हेड धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर राइज करने लगा। सिर्फ बहुत दूर खड़े लोग ही मतलब देख पा रहे थे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। हेलमेट के नीचे क्लोसल बॉडी राइज कर रही थी, पूरे अर्थ से बनी थी। आर्मर के अंदर मैग्मा की लाइंस एकदम भाई लगी हुई थी, वो पूरी बॉडी में पल्स फ्लो कर रही थी। सराउंडिंग वाइंड इंस्टेंटली उस जगह गैदर होने लगी जहाँ क्लोसल के आर्म होने चाहिए थे। वाइंड ने जाइजेंटिक आर्म के शेप में एकदम मैसिव टायरेंट वॉर्टेक्स के फॉर्म में आ गई। उसके अंदर अर्थ के चंक्स घूम रहे थे जो उन आर्म का आउटलाइन दिखा रहे थे। ईस्टर्न सी की ओशंस भी मूव होने लगे। पानी क्लोसल के लोअर टोर्सो के अराउंड यहाँ पे
कन्वर्ज हुआ और लेग्स की जगह लेने लगा। एक मैसिव वाटर स्पाउट फॉर्म हुआ, कोलोसल टाइटन को ऊपर से एकदम भाई पुश करता गया और फिर उसका हेड स्पेक्टर सोल को उसका हेड स्पेक्ट्रल हेवन के अंदर आ गया। यानी ये बॉडी इतनी बड़ी है कि अगर ये सीधी खड़ी हो तो इसका सर स्पेक्ट्रल हेवन के अंदर होगा, इतनी ऊपर तक है, पूरी एटमॉस्फेरिक लेयर तक छू रहा है इसका। इसका भाई जो स्पेक्ट्रल सोल हुआ करता था ना अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर, फिर वो डबल साइज़ का हो गया था, फिर वो ट्रिपल साइज़ का हो गया था, 10 गुना बड़ा हो गया था, उससे भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है ये। ये ऐसा मान लो एक चींटी के सामने टाइटन है। वैसे तो मैं लोगों के सामने टाइटन बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे मान लो एक चींटी के सामने टाइटन है। चींटी भी शायद बड़ी हो गई। एक एटम के सामने टाइटन है, इतनी बड़ी मान लो, बहुत ज़्यादा बड़ी है भाई। तुम देख नहीं सकते थे। इसको देखने के लिए तुम्हें इस रीजन से ही बाहर होना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें सिर्फ चीज़ें देखेंगे कि अच्छा है, कोई हिस्सा दिख रहा है मुझे, इतना दूर से देखना पड़ेगा। और ऐसी चीज़ें अब यहाँ पे सामने दिख रही थी। इसी के साथ एपिसोड को करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।